अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है। इसको आप D2 भी कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले आप 7th अपडेटेड एडिशन देख चुके हैं, वो भी मैंने वीडियोस कवर की हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये उसका न्यू एडिशन हमारे पास आया है, 8th एडिशन। तो इस 8th एडिशन का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इनका लिंक भी मिल जाएगा और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है। इसके जो 2 पार्ट्स गिवन है वो भी आपको नीचे मेंशन नजर आ रहे हैं। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। तो आपको कहा जा रहा है कि एक फंक्शन की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x, यानी इस इक्वेशन को एक फंक्शन की इक्वेशन कहा जा रहा है। अब इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन डिटेल में समझा चुका हूं, यहां पर बस मैं उसको शॉर्टली जो है डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जो आपके पास कोई फंक्शन आता है तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। फंक्शन कभी कभार इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभार आप इनको वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे होते हैं फंक्शन को, और कभी कभार टेबल के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज को लिखकर तब भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपके पास फंक्शन जो है एक इक्वेशन की फॉर्म में है, जो आपको नजर आ रहा है। तो मैंने आपको यह बताया था कि हम किसी भी इक्वेशन को फंक्शन तब बोलते हैं कि जब आप उसमें कोई एक वैल्यू इनपुट करें और उस एक वैल्यू इनपुट करने से आपको आंसर के तौर पे भी, आउटपुट के तौर पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। और मैंने आपको यह बताया था उस क्वेश्चन के अंदर कि जो x की वैल्यूज होती हैं इनको हम इनपुट वैल्यूज के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी वो वैल्यूज जो हम खुद से इक्वेशन में पुट कर रहे होते हैं वो हमारी इनपुट वैल्यूज होती हैं, उनको x से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, और जो आंसर के तौर पर वैल्यूज मिल रही होती हैं उनको हम आउटपुट वैल्यूज कह रहे होते हैं और वो y के जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो फंक्शन का सिंपल सा आपने बस जो है ना डेफिनेशन एक समझनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक वैल्यू पुट करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर मिले तो आप उस इक्वेशन को पर्टिकुलरली बोलेंगे कि यहां पे ये चीज एक फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट हो रही है, ये इक्वेशन एक फंक्शन है। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन एज अ फंक्शन यहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने इसी फंक्शन में मौजूद, यानी इसी इक्वेशन में मौजूद इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है व्हेन, जब आपको आगे बताया जा रहा है y की वैल्यूज के बारे में। तो पहले पार्ट में जब y की वैल्यू 34 है, यानी वो कह रहे हैं अगर y की वैल्यू 34 हो तो आप बताएं इस इक्वेशन की मदद से, इस फंक्शन की इक्वेशन की मदद से कि x की वैल्यू फिर क्या होगी। दूसरे पार्ट में आपने ये बताना है कि अगर y की वैल्यू -5 हो तो तब बताएं कि इस इक्वेशन में, यानी इस फंक्शन में अगर हम y की वैल्यू -5 रखते हैं तो तब x की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों पार्ट्स में आपने बेसिकली x की वैल्यू ही फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इसके फर्स्ट वाले पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन है हम इसको दोबारा लिखेंगे। तो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 25 माइनस 3x, और आपको y की वैल्यू 34 गिवन है तो आप यहां पे लिखेंगे 4 y इक्वल्स टू 34, यानी आप इस वैल्यू के लिहाज से x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन हो, उस फंक्शन में जो वेरिएबल मौजूद हो उनमें से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन हो, दूसरे की आपको चाहिए हो, तो आपको जो वैल्यू गिवन होती है वो आप उसी फंक्शन में, यानी उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसी जगह पर जहां पर जिस चीज की वो वैल्यू आपको दी जाती है। जैसे आपको देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 34 बताई है, तो आपने इस फंक्शन में, यानी इस इक्वेशन में जहां पर भी आपको y लिखा हुआ नजर आएगा वहां पर जस्ट 34 रिप्लेस कर देना, 34 पुट कर देना है। क्योंकि इस इक्वेशन में y यहां पर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो मैं इस y जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू 34 पुट कर दूंगा, जो मैंने पुट कर दी है। आगे तमाम चीजों को आपने वैसे उतार लेना, इक्वल टू 25 और -3x। अब क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालकर बतानी है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप x को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने का मतलब है x के साथ जो भी कोफिशिएंट के तौर पे नंबर लिखा हुआ है, ये जिसमें से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब चीजें जितने भी कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, आपने x के साथ से उसको हटाकर इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजने हैं, ताकि आपको x की वैल्यू जो है आसानी से पता चल सके, x आइसोलेट हो सके, अलग हो सके। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आप देखें x इस 3 के साथ अटैच्ड है, यानी x बेसिकली इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी टर्म जो है एक तरह की 3x है, और इस आप एक तरह कह सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट हो रही है किसमें से, 25 में से। इसलिए देखें यहाँ पे लिखा हुआ 25 माइनस 3x। तो हम पहले इस 25 को यहां से हटाएंगे और इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। अब इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, 25 के पीछे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, तो
ऐसे सिनेरियो में अगर कोई पॉजिटिव टर्म हो, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट होती है, नेगेटिव साइन के साथ आती है। और आप इसको यूं भी समझ सकते थे कि ये 25 के पीछे प्लस है ना, तो ये एक तरह का ऐड हो रहा है नेगेटिव 3x में। कैसे? आप इसको देखिए, नेगेटिव 3x लिखा हुआ है ना, मैं अगर इसको पहले लिख लूं आपको समझाने के लिए और 25 को बाद में लिखूं, 25 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही यूज करेंगे, प्लस 25, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि 25 एक तरह का ऐड हो रहा है नेगेटिव 3x में। ठीक है, ये मैंने अरेंज करके इसलिए बताया ताकि आप इसको समझ पाएं। तो जो चीज ऐड हो रही है एक तरफ, उसको भी जब आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहां दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो 25 यहां पर ऐड हो रहा था, ये दूसरी तरफ जब मूव करेंगे तो 34 में से जाके सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 34 पहले लिखेंगे और आगे आप लिखेंगे नेगेटिव 25। तो ये देखिए आपने 34 में से नेगेटिव 25 कर दिया, 34 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप दोनों तरफ पे 25 सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी उसका मीनिंग यही बनता। अब यहाँ पे क्या चीज बची, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3x बचा और उसके पीछे जो साइन है वो वैसे बचा। तो जो टर्म के पीछे साइन होता है खासतौर पे नेगेटिव, वो आपको जरूर लिखना होता है ऐसे सिनेरियो में। तो 3x के पीछे यहाँ पे नेगेटिव साइन बचा तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव 3x। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आपने 34 में से 25 को माइनस करना है, तो 34 माइनस 25 करेंगे ये लेफ्ट साइड पर, तो आपके पास 9 आ जाएगा। यहां पे बचेगा नेगेटिव 3 और साथ बचेगा x। अब देखें x के साथ सिर्फ नेगेटिव 3 बचा है, अगर आप इस नेगेटिव 3 को भी यहां से हटा लेंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी और x आइसोलेट हो जाएगा। तो नेगेटिव 3 यहां पर x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो जब हम इसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करती है। तो नेगेटिव 3 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, 9 को डिवाइड करेगा। आप दोनों तरफ अगर नेगेटिव 3 से भी डिवाइड कर देंगे तो भी उसका मतलब सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 9 को ऐसे लिखूंगा, नेगेटिव 3 जो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ जाकर 9 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे जस्ट बचेगा x। तो देखिए x आइसोलेट हो गया। अब बड़ा सिंपल है, आपको कैंसिलेशन आती है, 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9, तो ऊपर आ गया 3, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये माइनस जो बचा है 3 के साथ ही लिखा जाता है। तो ये आपने x की वैल्यू निकाल ली नेगेटिव 3। तो इससे पता चला कि जब y की वैल्यू 34 होगी तो x की वैल्यू नेगेटिव 3 होगी, या आप यूं कह लें कि जब हम x की वैल्यू इनपुट करेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 34 आएगी। तो देखें एक वैल्यू के पुट करने से एक ही वैल्यू आंसर के तौर पे मिल रही है, तो इसी को फंक्शन होना कहते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जो आपने वैल्यू x की निकाली होती है या x की आती है उसको पहले लिखते हैं जो कि है नेगेटिव 3, कॉमा, और जो आंसर आया होता है जिसको हम y की वैल्यू बोलते हैं वो आप बाद में लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी पैटर्न के ऊपर जल्दी से सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, वो है y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x, वो तो आपने यही लिखनी है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ 25 माइनस 3x। अब बस उन्होंने y की वैल्यू बदल दी है, y की वैल्यू क्या है, इस बार है नेगेटिव 5, तो आप यहाँ पर y की जगह पर क्या पुट करेंगे, नेगेटिव 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4y इक्वल्स टू नेगेटिव 5। तो अब y की वैल्यू नेगेटिव 5 है, तो इसी इक्वेशन में जहां पर y दिख रहा है वहां पे नेगेटिव 5 पुट कर दें। तो इस y की जगह पे देखिए मैं नेगेटिव 5 पुट कर रहा हूं, बाकी किसी भी चीज को मैं नहीं बदल रहा, वो ऊपर से मैंने वैसे ही उतार ली है। अब यहां पर भी x की वैल्यू निकालनी है, सेम प्रोसेस वही जो पीछे बताया है। ये 25 माइनस 3x को अगर आप अरेंज करके लिखें तो 3x के पीछे नेगेटिव साइन है तो आएगा नेगेटिव 3x, 25 को उसके बाद लिखेंगे, 25 के पीछे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस 25। तो आप एक तरह का कहेंगे 25 ऐड हो रहा है नेगेटिव 3x में। तो अगर कोई टर्म ऐड हो रही हो तो एक तरफ, तो अगर हम उसको दूसरी तरफ मूव करना चाहें तो दूसरी तरफ जाकर वो सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट करवाई जाती है। तो यहाँ पे 25 प्लस के साथ भी है, यूं भी आप समझ सकते हैं, इक्वेशन दूसरे भेजेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो 25 यहाँ पर एक तरह का ऐड हो रहा था नेगेटिव 3x में, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो नेगेटिव 5 वैसे ही रहेगा, इसके आगे आ जाएगा नेगेटिव 25। अगर आप दोनों तरफ 25 को सब्ट्रैक्ट करवा देते उसका भी मीनिंग यही होता, इक्वालिटी का साइन। अब देखिए 25 वहां पे जा चुका है ना, तो 3x और उसके पीछे नेगेटिव साइन है वो यहाँ पर बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव 3x। अब इनको सॉल्व कर लें, ये -5 है, ये -25 है, माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, वो होता है प्लस, यानी प्लस करना है। तो 25 में 5 प्लस करें तो कितना होता है 30, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 25 बड़ी वैल्यू है 5 से, तो इसलिए 25 के पीछे वाला साइन आप यूज करेंगे, 25 के जो पीछे वो नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव यूज करेंगे। तो जब मैं इसमें बड़ी और छोटी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इनके साइन को अभी छोड़ के बात कर रहा होता हूँ, जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सी बड़ी वैल्यू बनती है फिर उसके पीछे वाला साइन देखकर यहाँ पे लगा देते हैं। आगे इक्वल टू का साइन वैसे ही, नेगेटिव 3x वैसे ही, तो यहाँ पर ये आप इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस तरह के सिनेरियो में जब यहाँ पे भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, यहाँ पे सिंगल हो कोई चीज उसके साथ पीछे साइन हो, तो इस तरह के केस में आप इस तरह नेगेटिव कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 30 इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे बच जाएगा 3x। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर x के साथ 3 लिखा हुआ है एज अ कोफिशिएंट, तो ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको बता चुका हूँ जो भी टर्म इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो, जब आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वहां जाकर वो डिवाइड करवाएगी। तो 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप उसको यहाँ से हटाकर लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये 30 को डिवाइड करेगा, तो आप ये लिखेंगे 30 के ये नीचे लिखा जाएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाय 3 लिखा जाएगा, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x।
आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड करवा देते तो भी आपको यही चीज मिलती। यहाँ पे राइट साइड पे 3 कैंसिल हो जाता और लेफ्ट साइड पे फिर से 30 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता। अब यहाँ पे देख लें 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 10 टाइम्स आपको पता 30 होता है, ऊपर 10 आ गया, नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 10। और इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 10 होगी तो y का वैल्यू क्या होगी, ऊपर -5। और आप इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं कि अगर y की वैल्यू -5 होगी तो x की वैल्यू 10 होगी। तो आप देखें एक वैल्यू पर एक ही आंसर है, तो इसी चीज को कहते हैं फंक्शन होना। तो ये इक्वेशन इसलिए हमें कहा थी कि एक फंक्शन की आपके पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट फिनिश हुए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।